हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर के नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हम शुरुआत करेंगे दो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ के। इसमें से एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। इसके बाद हम आगे चलेंगे, तब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स की, और एक मटेरियल को कैसे मैग्नेटाइज किया जाएगा, उसकी क्या क्या कैलकुलेशंस होंगी, उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी इस टॉपिक को उठाया था, पर वहां पे हमने कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा नहीं करी थी। यहाँ पे जस्ट इसका एक फॉर्मूला है, कुछ कैलकुलेशंस हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। तो हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो इस बेस पे काम करता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक वायर को मूव करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, या उसमें अगर करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर है तो उसमें फोर्स लगता है, और वो फोर्स यहाँ पे नीडल पे दिखेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए पर्टिकुलरली सिलेंड्रिकल शेप की मैग्नेट्स लगाई जाती हैं। ठीक है, द पोल्स आर सिलेंड्रिकल एंड द सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर इज प्लेस्ड विद इन द कॉइल। तो यहाँ जो ये परमानेंट मैग्नेट्स लगाई गई हैं, इनकी शेप ऐसी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस करती हैं ये हमेशा रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इस रेडियल डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड की क्या खासियत है? खासियत ये कि ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर है यहाँ पे सिलेंड्रिकल, इसके ऊपर आपने एक ऐसा वायर की कॉइल ये बांधी हुई है, बहुत सारे वायर ऐसे रैप किए हुए हैं इस पे। अब जैसे ये घूमना शुरू करेगा, जैसे ये घूमेगा तो उससे क्या होगा, ये जो एरिया आप वायर का देख रहे हैं ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा मिलेगा जो उसको परपेंडिकुलर क्रॉस करता हुआ जाएगा, और बाकी सारे मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल करेंगे। क्योंकि रेडियल है, हर तरफ इसको कोई ना कोई कैंसिल करने वाला मिल जाएगा। तो ये चाहे जिस पोजीशन में रहे, जब ये घूम के थोड़ा सा इस पोजीशन में आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तब भी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो लिया जाता है वो ऐसा लेते हैं, रेडियल डायरेक्शन वाला। क्लियर है बात? अब हमने पढ़ा था पहले कि टॉर्क कितना लगता है एक वायर पे, करंट कैरिंग अगर वायर है या लूप है, करंट कैरिंग लूप पे अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा? तो टॉर्क लगता है, हमने बात करी थी NBA या बीना साइन थीटा, हमने इसको पढ़ा था। बिना साइन थीटा अगर देखा जाए तो क्या मिल रहा है? यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ टर्न्स जो इस लूप के लिए बनाए गए हैं, I जो इसमें फ्लो होने वाला करंट है, B इन मैग्नेट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है, A इज द एरिया ऑफ द लूप, एंड दिस साइन 90, थीटा इज 90, क्योंकि यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होने वाले हैं। ठीक है बात? तो ये हो गया आपका बिना साइन थीटा, यहाँ से आपको टॉर्क मिला बिना। ओके, अभी बिना जो टॉर्क है इसकी वजह से ये सिलेंडर घूमना शुरू करेगा, और जैसे ही सिलेंडर घूमेगा क्या ये निडल भी घूमेगी? बिल्कुल घूमेगी। ये निडल भी यहाँ पे इस स्केल पे घूमना शुरू करेगी। ठीक है बात? अब जब जैसे ही करंट कम हुआ, ज्यादा हुआ, या करंट बंद हो गया, तो इसे फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई बैलेंसिंग टॉर्क भी इस पे लगना चाहिए जो इसे फिर से अपनी पोजीशन पे ला सके, या जो इसको चेंज कर सके। उस बैलेंसिंग टॉर्क के लिए क्या करते हैं कि सिलेंडर के ऊपर एक टॉर्जनल स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। टॉर्जनल स्प्रिंग मतलब जलेबी जैसा, मान लीजिए इस टाइप की एक स्प्रिंग होती है। ठीक है, अब जैसे ही घूमेगा तो ये स्प्रिंग या तो टाइटली बाउंड होगी इस तरीके से, या फिर ये लूज होती जाएगी इस तरीके से। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आना चाहेगी, और उसके लिए ये टॉर्क वहां पे प्रोड्यूस करेगी। उसे कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। अब जैसे फोर्स की वैल्यू होती है K इंटू एक्स,
स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू, वैसे रीस्टोरिंग टॉर्क जो ये लगाती है उसकी वैल्यू होती है c इंटू अल्फा। जैसे के एक्स था तो एक्स क्या होता था, डिफॉर्मेशन लेंथ, यहाँ पे अल्फा इज डिफॉर्मेशन एंगल। ठीक है बात। c एक कांस्टेंट है जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, या टॉर्जनल रिजिडिटी कहते हैं इसे, डिपेंड करता है स्प्रिंग के स्ट्रक्चर पे। तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगा वो लगा c अल्फा के बराबर, और एट इक्विलिब्रियम जब ये अपनी पोजीशन पे फिक्स हो गया तो इक्विलिब्रियम में दोनों टॉर्क बराबर हो जाने चाहिए, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क शुड बी इक्वल टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ये दोनों जब बराबर हो गए तो हमें पता चल गया कि दिस इज द करंट जो यहाँ पे हमें मिल रहा है। क्लियर है बात। ध्यान से देखें तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, c टॉर्जनल रिजिडिटी का कांस्टेंट है, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी आप लूप बना चुके हैं कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो आपने बाहर से लगा रखा है परमानेंट मैग्नेट्स हैं वो भी कांस्टेंट है, एरिया ऑफ द लूप भी कांस्टेंट है। तो जो अल्फा जितना एंगल से ये घूमा, एक्चुअली सीधा सीधा प्रोपोर्शनल होगा जितना ये घूम रहा है उसके हिसाब से, तो जितना एंगल से ये घूमा और करंट, ये दोनों बातें हम कह सकते हैं कि इस तरीके से प्रोपोर्शनल है। और अगर मैं इसको एक कांस्टेंट के लिख दूं, दिस इज अ कांस्टेंट के, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि आई इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। और ये के जो है वो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहलाता है जिसकी वैल्यू है c बाय NBA। क्लियर है यहां तक सारी बातें। दिस इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो बेस्ड है उस बात पे कि एक लूप, करंट कैरिंग लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पे एक टॉर्क लगता है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात और है, करंट सेंसिटिविटी की। तो करंट सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर के बारे में जब बात करते हैं तो हम सीधा समझ सकते हैं सेंसिटिविटी की बात है मतलब कितना करंट फ्लो होने पे कितना डिफ्लेक्शन उसमें दिखाता है, इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है करंट चेंजेस के लिए। ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी सीधा सीधा लिखा जा सकता है इज इक्वल टू अल्फा बाय आई, मतलब कितना डिफ्लेक्शन हुआ कितने करंट पे। ठीक है। या डी अल्फा बाय डी आई, अगर हमें बहुत छोटे वेरिएशन देखने हैं तो ऐसा भी किया जा सकता है। और अल्फा बाई आप अगर यहाँ से देखो तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं अल्फा बाई आई इज नथिंग बट 1/k विच इज NBA/c। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला NBA/c, ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में, सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और बहुत आसान सा है, आसानी से याद भी रखा जा सकता है और सॉल्व भी किया जा सकता है। क्लियर है बात। तो बस आपको इसमें करना क्या है, दो टॉर्क्स को इक्वल करना है। एक जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है वो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दूसरा जो इस टॉर्जनल स्प्रिंग की वजह से लगता है, ये आपके लिए नई बात थी, आप यहां से इसको याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो अपना इंस्ट्रूमेंट है वो है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अब ये क्या है, तो देखिए मैग्नेटोमीटर जो है वो यूज होता है फॉर कंपैरिजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एट डिफरेंट प्लेसेस। किसी मैग्नेट की वजह से अलग अलग प्लेसेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये कंपेयर करने के लिए काम आता है। दूसरा, मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट कंपेयर करने के लिए भी काम आता है। तो क्या क्या काम आ गए इसके, एक तो ये कि आपने एक मैग्नेट रखी हुई है, उस मैग्नेट की वजह से दो अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको कंपेयर करना, कंपैरिजन के लिए। ठीक है। दूसरी बात, दो अलग अलग मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट क्या क्या है ये कंपेयर करना। ठीक है। तो इसका सेटअप कैसा होता है, हम एक मैग्नेट को मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग रखते हैं। ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या था, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, जो जिस प्लेन में रहता है उसे हमने बोला था मैग्नेटिक मेरिडियन। रिमेंबर दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बाय अर्थ, जिसके दो कंपोनेंट आपने लिए थे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो ये जो प्लेन था जिसमें मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है उसके अबाउट हमने एक मैग्नेट को रख दिया। ठीक है, इस तरीके से। ओके। अब क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन पे रखी हुई है, ये स्टेबल है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है। अब हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, इस तरीके से इसे डिफ्लेक्ट किया। तो जैसे आप डिफ्लेक्ट करेंगे ये वहां पे एसएचएम में शुरू हो जाएगा, एसएचएम करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब फोर्स लगातार इसे अपनी जगह पे वापस लाने की कोशिश करेगा।
रीस्टोरिंग टॉर्क यहाँ पे लगेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको ऑसिलेट करवा रहा है। जो रीस्टोरिंग टॉर्क इस पे लगेगा वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, m क्रॉस b इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। और यहीं से आपने अभी प्रीवियस फॉर्मूला भी निकाला था बिना साइन थीटा वाला। m को क्या लिखते थे, i इंटू a, अगर एक टर्न है तो, अगर ज्यादा टर्न है तो m हो जाता था nia, और इन क्रॉस b करेंगे तो आपको मिलेगा टॉर्क। वही जो पिछला फॉर्मूला हमने वहां यूज किया था वैसे ही फॉर्मूला यहाँ भी है, टॉर्क इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, थीटा की अपोजिट डायरेक्शन में ये होगा। ठीक है, तो अगर टॉर्क से मुझे अल्फा लिखना है तो अपने को पता है टॉर्क लिखा जाता है आई अल्फा, तो यहाँ से अल्फा लिखा जाएगा टॉर्क बाई आई। ठीक, साइन थीटा को हमने थीटा लिख दिया क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं एसएचएम में भी कि जब डिफ्लेक्शन देखते हैं एसएचएम के लिए या ऑसिलेशन के लिए तो थीटा बहुत छोटा कंसिडर किया जाता है। ओके, यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई ये, जो कि एक एसएचएम की इक्वेशन है, और यहाँ से हम ओमेगा लिख सकते हैं इज इक्वल टू दिस रूट ओवर एम बी एच बाई आई। अगर टाइम पीरियड लिखा जाएगा तो टी लिखा जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा विच इज 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी एच। क्लियर बात, दिस इज द टाइम पीरियड फॉर दिस मैग्नेट। तो अगर एक बार मैग्नेट यहाँ पे है तो बार मैग्नेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखा जाता है, बार मैग्नेट एक रेक्टेंगल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, रेक्टेंगल एक्चुअली क्यूबॉइड की तरह। तो क्यूबॉइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रेक्टेंगल के बराबर होता है, और रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कि अगर ऐसी एक्सिस है तो होता है 1/12 या m/12, दिस w इज एक्चुअली मास, नीचे लिखा हुआ है मास ऑफ द मैग्नेट। सो m/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आई अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड की इक्वेशन भी यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, पर खैर हमें ये फॉर्मूलाज याद नहीं रखना है, हमें याद रखना है कंपेरिजन। जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो कंपैरिजन पे पूछा जाता है। तो कंपेयर क्या क्या कर सकते हैं, तो हमने बात करी थी, कंपेयर करना है अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेसेस। ठीक है, जैसे हमने बात की थी अर्थ, अर्थ के अलग अलग पॉइंट्स पे आप चलेंगे तो वहां पे डिप एंगल चेंज होता है, उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है। ठीक है बात, तो अगर मुझे अर्थ के दो पॉइंट पे कंपेयर करना है मैग्नेटिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को तो कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर बी एच। ठीक है बात यहां तक, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट बी एच, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/bh, ये हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि t2 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर इज इक्वल टू bh1 बाय bh2। तो अगर आपको दो पोजीशंस पे मैग्नेटोमीटर के टाइम पीरियड दे रखे हैं कि भाई आपने दो पोजीशन पे इस मैग्नेटोमीटर को रखा, दोनों जगह टाइम पीरियड को नोट किया, तो अगर टाइम पीरियड का मुझे पता है तो मैं यहाँ से उन दोनों जगह के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का रेशियो भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए फॉर वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। ठीक है बात, दूसरा जो इसमें कंपैरिजन किया जा सकता है वो है दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कंपेयर करें, अपने पास ये दो मैग्नेट्स हैं, एक बार मैग्नेट ये रही, ये दूसरी बार मैग्नेट ये रही। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन बार मैग्नेट्स को अरेंज किया। अरेंज कैसे, एक बार इस तरीके से कि सेम पोल साथ साथ रख लिए, अगली बार ऐसा कि डिफरेंट पोल पास पास रखे, और इस पूरे सिस्टम को अपन ने वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर में रखा। तो अब इस पूरे सिस्टम के लिए कोई एक टाइम पीरियड मिला होगा अपने को विच इज t1, और उस t1 को कैसे लिखा जाएगा, तो जो फॉर्मूला था 2 पाई रूट ओवर आई बाई एम बी, तो आई आई अब कितना हो जाएगा, दो मैग्नेट्स हैं दोनों जब रोटेट करेंगी तो आई हो जाएगा i1 प्लस i2 टोटल आई, और m m क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ इसका m1 भी ऐसा है, इसका m2 ऐसा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसे m1 प्लस m2 सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और क्योंकि एक ही पोजीशन पे लिखा है वहां पे जो भी
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यहाँ यूज कर लेंगे। सेकंड टाइम जब हमने इसको इस पोजीशन में रखा, अलग अलग पोल साथ में, अब इस पूरे सिस्टम को अपन ने उस मैग्नेटोमीटर में रखा और टाइम पीरियड नोट किया। तो इस बार जब आप आई लिखेंगे तो I1 प्लस I2 ये तो ठीक है, लेकिन जब M लिखेंगे तो इसके लिए M1 इस डायरेक्शन में है और उसके लिए M2 उस डायरेक्शन में है, तो लिखा जाएगा M1 माइनस M2 इस बार। मैग्नीट्यूड की बात है तो जो भी पॉजिटिव है, क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव आना चाहिए, तो दिस इज मॉड ऑफ M1 माइनस M2 BH। आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। और यहां से जब इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा आपको मिलेगा M1 बाई M2 इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। क्लियर है बात? इस तरीके से आप दो मैग्नेट्स का मैग्नेटिक मोमेंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग मैग्नेटोमीटर, वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर। क्लियर है बात? तो आपको ये रिलेशंस याद रखना है। एक, टाइम पीरियड के स्क्वायर का रेशियो विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स। दूसरा, दो मैग्नेट्स के मैग्नेटिक मोमेंट को कंपेयर करना टाइम पीरियड के साथ। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल की। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन टर्म्स आने वाली हैं, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी दो तीन रिलेटेड टर्म्स जो एक जैसी लगती है सुनने में, लेकिन उनकी अलग अलग मतलब हैं। तो हम उनके बारे में अभी बात करने वाले हैं। चलिए अब अपन पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इसमें ये तीन टर्म्स आने वाली हैं, बी, एच और आई। तीनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, तीनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ठीक है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, जिसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, या नेट मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, जिसकी यूनिट है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? दूसरी जो क्वांटिटी है एच, वो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर है बात? मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब वो वाला फील्ड जो यूज किया जाएगा किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। क्लियर है बात? थर्ड जो है वो आई, यह है मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब जिस मटेरियल को आपने मैग्नेटाइज किया है अब वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कहलाता है आई। क्लियर है तीनों बातें? बी, एच और आई तीनों ध्यान रखेंगे। बी जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो फील्ड जो यूज किया जाता है मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, और आई मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो फील्ड जो मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर बीइंग मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, यूनिट्स आपके सामने सारी लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके रिलेशंस की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो आई की बात है वो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जब एक मटेरियल ऐसे ही रखा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, सिंपल सा एक मटेरियल रखा हुआ है, लेट्स से आयरन है, मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे। हम पहले बात कर चुके हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट्स वहां प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन उन मैग्नेटिक मोमेंट्स की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बहुत रैंडम है, और इस वजह से वहां कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड उससे प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। ठीक है बात? लेकिन जैसे ही उसे आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, किस में रखा? एक ऐसा फील्ड जो मैग्नेटाइज करेगा उस मटेरियल को, मतलब आपने उसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा, एच में रखा। ठीक है, तो क्या हुआ? उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स बन रहे, मैग्नेटिक मोमेंट्स जो बन रहे थे, वो अरेंज होना शुरू हो गए एक तरफ, और जैसे ही वो अरेंज हुए फाइनली इसका एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट बना और एक नेट मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया। क्लियर है बात? अब अगर जो बाहर से आपने फील्ड लगाया, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगाया, वो सफिशिएंटली लार्ज है, टेम्परेचर सफिशिएंटली कम है, तो ये
सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स इसके अंदर बन रहे हैं ये एक तरफ अरेंज हो सकते हैं और एक सैचुरेशन लेवल आ सकता है कि उसके बाद और ज्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो। तो वो सैचुरेशन लेवल जब आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये जो मटेरियल है अब मैग्नेटाइज हो चुका है। ठीक है। और कितना मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, आई क्या है, तो वो देखने का तरीका होता है कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल्स जो हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम कितने हुए हैं। मतलब अगर मैं कोई छोटा सा वॉल्यूम इससे उठाऊं तो इसमें चेक करूंगा कि इस वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बन रहा है। शुरुआत में जब कोई फील्ड नहीं था तो इस वॉल्यूम में नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो था, क्योंकि कोई भी एक वॉल्यूम आप उठाएंगे उसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडम डायरेक्शन में हैं, तो नेट जीरो बनता था। जब आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, एच लगाया, जिसको मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, वो लगाया, तो इसमें डाइपोल्स अरेंज होना शुरू हुए, मैग्नेटिक मोमेंट्स अरेंज होना शुरू हुए, और फाइनली जाके एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्रिएट हुआ जिसे बोला गया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी जो वैल्यू है वो है ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर। ठीक बात है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहूँ तो अपने को पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ से। याद है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखें तो ये अगर माइनस एम था, ये प्लस एम था, तो ये जो वेक्टर बनता था कैपिटल एम लिखा जाता था एम इंटू एल से। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखते थे वैसे मैग्नेटिक डाइपोल है। तो एम की जगह एम इंटू एल लिखा, वॉल्यूम की जगह मैंने लिखा एरिया इंटू लेंथ, एक बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेंथ और लेंथ कैंसिल, बचा आपके पास एम बाई ए। ये भी आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बारे में। क्लियर है बात? आई गेस आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो मटेरियल मैग्नेटाइज होने के बाद खुद से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस किया उसके बारे में ये बात हुई। दूसरी बात आती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच की बात यहाँ पे हो रही है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। ठीक है, वो फील्ड जो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज में लिया जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो उस मटेरियल के अंदर होगा वो क्या क्या होगा, इज द सम ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर से लगाया गया एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। जैसे जैसे मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है वो भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर से आपने एक ऑलरेडी फील्ड लगा ही रखा है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा इन दोनों का सम। तो जो अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो नेट फील्ड आएगा वो आएगा इन दोनों का सम। ठीक है, अब यहाँ पे बी नॉट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन द वैक्यूम प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच वाली बात यहाँ पे हो रही है, तो उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एच के बराबर। ठीक है, दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड जिसे बी नॉट से यहाँ लिखा गया है, वैल्यू है इसकी म्यू नॉट एच के बराबर। ठीक है, जहां एच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और एच को डिफाइन किया जा सकता है बी नॉट बाय म्यू नॉट से, वेयर बी नॉट इज म्यू नॉट एन आई। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एक सोलेनॉइड के केस में, म्यू एन आई, वही यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो म्यू नॉट एन आई आप लिखेंगे बी नॉट की जगह पे, यहाँ से आपको मिलता है एन आई के बराबर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, और यहाँ जो बी एम था नेट मैग्नेटिक फील्ड की जब बात कर रहे थे, तो जो दूसरी क्वांटिटी है बी एम इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल, जो हम अभी पढ़ के आए थे म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। ठीक बात है, तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे तो लिखेंगे बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। ये आपका होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मटेरियल। नेट किस किस वजह से था, एक जो बाहर मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया वो, दूसरा जो मटेरियल खुद मैग्नेटाइज हुआ उसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई वो। इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है सारी बात। चलिए, नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सीधा सीधा इसका हिसाब है कि ये रेशियो है
आई और एच का सीधा हिसाब ये, एच क्या था, जो मटेरियल को मैग्नेटाइज करता था, आई क्या है, कितना मैग्नेटाइज हुआ। तो ससेप्टिबिलिटी यही है कि कितना फील्ड लगाने पे कितना आपको वापस मैग्नेटाइजेशन मिला। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कोई खास बात नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। क्या डिफाइन करती है, कितना मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया और उससे कितना मैग्नेटाइजेशन अचीव किया। ठीक है, ये जो रेशियो है ये दिखाएगा आपको ससेप्टिबिलिटी आई बाई एच। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जो आप म्यू की बात करते हैं वो म्यू है क्या बेसिकली, तो म्यू इज बी बाई एच। मैग्नेटिक permeability of the material is the measure of degree to which the material can be permeated by magnetic field and is defined as the ratio of magnetic field in the material to the magnetizing field. टोटल मैग्नेटिक फील्ड उस मटेरियल में कितना है और कितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगाया था उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल जो आपने बात की थी, दिस इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो आपने लगाया उस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, तो अगर म्यू नॉट की बात है तो वो बी नॉट बाई एच हो जाएगा। बी नॉट आपने लिखा था म्यू नॉट एन आई, वहां से आप इसको भी देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो होती है म्यू बाई म्यू नॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन म्यू और एन, अपना जो ससेप्टिबिलिटी है वो, तो हमने ये बात करी थी कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा बी नॉट प्लस बी एम, जहां बी नॉट क्या था जो मैग्नेटाइजिंग की वजह से था, बी एम क्या था जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से था। तो इसे लिखा गया था म्यू नॉट एच, इसे लिखा गया था म्यू नॉट आई। अगर यहाँ से म्यू नॉट एच कॉमन ले लेता हूँ तो क्या मिलेगा, वन प्लस आई बाई एच। व्हाट इज आई बाई एच, दिस इज नथिंग बट ससेप्टिबिलिटी। तो इसे ऐसा लिखा जा सकता है बी बाय म्यू नॉट एच इक्वल टू वन प्लस दिस, जहां पे बी बाई एच इज नथिंग बट म्यू, ये भी अभी हमने देखा। तो ये आपके पास हो गया म्यू बाय म्यू नॉट इक्वल टू वन प्लस साई। ये हो गया आपके पास म्यू बाय म्यू नॉट इज नथिंग बट म्यू आर विच इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये यहाँ से आपके पास एक रिलेशन मिलता है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेटिव परमिटिविटी और ससेप्टिबिलिटी के बीच में। तो आपको जो फॉर्मूलाज याद रखने हैं वो है म्यू इक्वल टू बी बाई एच, एक ये, दूसरा आपने जो अभी ससेप्टिबिलिटी के लिए याद रखा ये। ठीक है, और तीसरा ये कि नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इन दोनों की वजह से आता है, जहां पे बी नॉट इज म्यू नॉट इंटू एच, बी एम इज म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है बात? चलिए इन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। तो वही जो हमने बात करी थी, एच इज द कॉज एंड बी इज द इफेक्ट। एच जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप लगा रहे हैं मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, बी नेट मैग्नेटिक फील्ड है जो दोनों की वजह से आता है। दोनों ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करते हैं, दोनों वेक्टर्स हैं। एंड बी जो है वो दोनों चीजों से मिलके बनता है, वो मैग्नेटाइजिंग भी और मैग्नेटाइजेशन भी। ओके, तो यहां तक आपकी सारी बातें हो गई। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन बात करेंगे कुछ मटेरियल्स की, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और उनसे रिलेटेड कुछ और टर्म्स की। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय आप सभी लोगों को। पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछिएगा।